सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया बच्चा लोग। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चौकोई के बारे में पढ़ा था, पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एलआर सीरीज और सीआर सीरीज मतलब कि इंडक्टर रेजिस्टर को लिया था। तो बच्चा लोग, जब हमने इंडक्टर रेजिस्टर लिया था तो हमने कुछ देखा था कि वोल्टेज और करंट आपस में क्या रिलेशन रख रहे हैं। कैपेसिटर और रेजिस्टर लिया था तो क्या रिलेशन रख रहे हैं, सब देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि अगर इन तीनों कंपोनेंट को हम साथ में कनेक्ट कर दें तो क्या जादू होने वाला है। पहले हमने देखा था इंडक्टर, कैपेसिटर, फिर हमने देखा रेजिस्टर, यहाँ पे कैपेसिटर और रेजिस्टर। अब आज के लिए बच्चा लोग हम लेने वाले हैं LCR सर्किट, मतलब एक ऐसी सर्किट जिसमें इंडक्टर भी है, जिसमें कैपेसिटर भी है एंड जिसमें रेजिस्टर भी है। अब इन तीनों कंपोनेंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक एसी सोर्स के साथ जिसमें से कुछ वोल्टेज निकलेगा और मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम करंट कितना ले रहे हैं, I = I0 sin ओमेगा t। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम बोल देते हैं V0L, या चलिए अभी के लिए बोल देते हैं इसको VL। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको VC, और रेजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोल देते हैं VR। अब बच्चा, अगर करंट वेरिएबल है तो क्या ये तीनों वोल्टेज भी वेरिएबल होंगे? बिल्कुल। तो अगर मैं VL की बात करूं, चलो सबसे पहले VR की बात करते हैं। VR के समय वोल्टेज कितना हो जाएगा, V0 अक्रॉस R sin ओमेगा t। हमको पता है कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते रहते हैं, तो जो फेज करंट का है वही रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को दे दिया। फिर अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, सो कैपेसिटर में V0 sin, अच्छा कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को पकड़ के रखता है, मतलब वोल्टेज पीछे चलेगा, सो sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। एंड अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, सो ये क्या हो जाएगा, V0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। हमें पता है कि इंडक्टर करंट को पकड़ के रखता है, यानी करंट पीछे होगा, इसका मतलब वोल्टेज आगे होगा। कितना आगे होगा, पाई बाई 2 से। तो ये वोल्टेज आ गया तीनों के अक्रॉस में। अच्छा, अगर मुझे V0 अक्रॉस R फाइंड करना है तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखी हुई है। मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कैसे मिलेगा? देखो करंट सेम रहने वाला है, सो ये हो जाएगा IR, सिंपल सी चीज। और पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे फाइंड होगा, I0 XL। XL क्या है, एक रेजिस्टिव कंपोनेंट है इंडक्टर का, मतलब इंडक्टर के समय एक ऐसी चीज जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और XL की फॉर्मूला क्या होती है, ओमेगा * L। अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वो कैसे फाइंड होगा, I0 XC, जहां पे XC मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और इसकी फॉर्मूला होती है 1/ωc। ये सारी बातें हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बच्चा लोग जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो टोटल वोल्टेज होगा, जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा वही इन तीनों में बढ़ेगा, है ना। सीरीज है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप इक्वली डिवाइड हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा, या क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, क्या ऐसे लिखा जाएगा? नहीं। एक्चुअली ये जो वोल्टेज होगा वो इसका फेजर एडिशन होगा। कैसा? फेजर एडिशन। चलिए हम काम करते हैं, फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेज डायग्राम। अब चलो, जो करंट की डायरेक्शन वही वोल्टेज R की डायरेक्शन, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, करंट। अब इंडक्टर में वोल्टेज हमेशा आगे रहता है, मतलब ये हो गया VL। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे चलता है, सो ये हो गया
VC एंड बच्चा लोग ये हो गया फेजर डायग्राम ऑफ LCR सर्किट। मतलब अभी आगे आएगा, अभी तो हमने क्या किया है, VR, VL और VC की बात की है, VL, VR, VL, VC। अच्छा अब अगर मैं इसके रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम बनाऊं तो मतलब क्या वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये R, ये XL और ये XC है ना, VL की जगह पे XL, मतलब I कॉमन ले लिया, तीनों में से I नॉट बाहर ले लिया, तो VL का बदले XL, VR के बदले R एंड VC के बदले XL। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा अब ये तो हमने बात की तीनों की सेपरेट वोल्टेज की, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, इन तीनों का एडिशन। तो बच्चा यहाँ पे तीन केस बनेंगे, तीन केस कि अगर वोल्टेज इन इंडक्टर वोल्टेज इन कैपेसिटर से बड़ा हो, या कैपेसिटर का वोल्टेज इससे बड़ा हुआ या इक्वल हुआ, तीनों केस के लिए फेजर डायग्राम अलग अलग आएगा एंड हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज भी कुछ अलग आएगा। चलिए देखते हैं वो भी क्या होगा। ओके, केस 1, बच्चा लोग अगर VL इज ग्रेटर देन VC, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अगर वो ग्रेटर है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, तो इस समय क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं XL विल बी ग्रेटर देन XC। वोल्टेज ड्रॉप देखो करंट तो तीनों में सेम रहने वाला है, अब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा कब होगा, जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब XL XC से ग्रेटर होगा। तो जो फेजर डायग्राम हमने अभी देखा XL R XC, देखो एक्चुअली ये वोल्टेज कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं। हम अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चा लोग, वोल्टेज और करंट को इस केस में वेक्टर डायग्राम ही मान रहे थे। फेजर डायग्राम क्या है, एक तरह का वेक्टर डायग्राम। तो देखो XL और XC, तो ये तो सिंपली एक दूसरे का माइनस हो जाएगा। कौन बड़ा है, XL, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या वो ऐसा आ जाएगा, XL माइनस XC और इधर R। बोलो सही है? हमने क्या किया, XL माइनस XC कर दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया। दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपली माइनस हो जाते हैं, सो लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसका मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट, तो बच्चा लोग इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, ऑब्वियसली इसके बीच में कहीं आएगा और ये एंगल बनाएगा फाई, तो ये क्या बन जाएगा, इंपीडेंस। यस और नो? तो बच्चा लोग यहां का इंपीडेंस कितना होगा, चलिए इंपीडेंस फाइंड करें। अच्छा हमने क्या देखा था, जो वोल्टेज है V वो चार, हम अब क्या ढूंढने जा रहे हैं, जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने जा रहे हैं। सो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू फेजर डायग्राम। देखो वोल्टेज का फेजर डायग्राम भी कुछ ऐसा ही आएगा, ये VR और यहां पे क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, है कि नहीं? तो देखिए वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम है वो भी कुछ ऐसा आ जाएगा, VL इज ग्रेटर देन VC, सो इसका जो रिजल्टेंट है वही बच्चा V हो जाएगा और वो भी एंगल कितना बनाएगा, 5। तो देखिए क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू रूट ऑफ VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बोलो सही है? ठीक है ना? अरे वेक्टर एडिशन यही तो होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रिजल्टेंट वेक्टर। सो क्या मैं VL की जगह पे I नॉट XL लिख सकता हूं, हमने अभी देखी थी वोल्टेज की फॉर्मूला, VC के बदले I नॉट, ये ऑब्वियसली हम V नॉट फाइंड कर रहे हैं, सो I नॉट XC होल स्क्वायर प्लस I नॉट R स्क्वायर। अब देखिए मैं यहां से I नॉट कॉमन ले लेता हूं, सॉरी ये ऐसा हो जाएगा, I नॉट कॉमन ले लेता हूं,
तो वो क्या हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर। देखो ये आई नॉट जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर को साथ में लेके निकलेगा। अंदर क्या बचा xl माइनस xc का स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आई नॉट को पूरे में से कॉमन ले लेता हूं, आई नॉट स्क्वायर, सो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर xl माइनस xc का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब अगर आपको याद हो तो हमने एलआर सर्किट और सीआर सर्किट में भी कुछ ऐसे डेरिवेशन किया था, सेम चीज है, बस उसमें दो चीज होती थी, यहाँ पे तीन आ गया, नथिंग एल्स। सो ये क्या हो जाएगा, देखो आई स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों काट हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, अंदर क्या बचा एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा बच्चा ये कुछ v इज इक्वल टू आई आर वैसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है हमको, इसका मतलब ये जो चीज है ये बन जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। जो बोलना है बोल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलेंगे इसको इंपीडेंस। डिनोट किससे किया जाता है z, यानी z की फॉर्मूला हो जाएगी xl माइनस xc होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली v नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, ये हो जाएगा z। या तो आप इसको करेक्ट है, ओके। सो ये फॉर्मूला बन गई हमारी वोल्टेज की, v नॉट इज इक्वल टू आई नॉट z। या अगर ओवरऑल करंट, ओवरऑल वोल्टेज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हम vt इज इक्वल टू itz, किसी एक पर्टिकुलर समय का वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट एंड z इंपीडेंस। समझ आ रहा है? अच्छा अब जरा यहां देखो एक और चीज, तो देखो ये बन गया आपका फेजर डायग्राम LCR का, कब, जब इंडक्टेंस का वोल्टेज ज्यादा है कैपेसिटर से, एंड ये हो गया इंपीडेंस का। अच्छा अब मैं ये एक ट्रायंगल कंप्लीट करता हूं, यहां से tan phi की वैल्यू निकालो। tan phi कितना हो जाएगा, देखो ये xl माइनस xc है, सो ये हो जाएगा xl माइनस xc, और ये कितना है, ये तो r दिया हुआ है, सो tan phi इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट xl माइनस xc बाय r। बच्चों लोग कहानी पूरी पहले जैसी चल रही है, पहले एलआर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर हुआ करता था, सो ये XL बाय R था, कैपेसिटर में यहाँ पे XC हुआ करता था, सो ये XC बाय R था। समझ आ रहा है? जो कहानी तब थी अभी भी वही है, बस यहाँ पे क्या हो गया कि इंडक्टर और कैपेसिटर में से कौन सा बड़ा है ये देख लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मुझे पावर फैक्टर देखना हो तो cos phi पावर फैक्टर। बच्चा लोग जिसने मेरा पिछला और पिछले के पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया है या वीडियो नहीं देखी है तो उनको ये चीजें कम समझ आएगी या नहीं समझ आएगी, बिकॉज आज की पूरी थियरी पिछले लेक्चर्स पे डिपेंड करती है। ओके, सो पावर फैक्टर यहां से क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या होता है cos phi, cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल नेवर चेंज। cos phi की फॉर्मूला नहीं बदलेगी, r बाय z ही रहेगा, जहां पे z चेंज हो गया है। अब z क्या हो गया है xl माइनस xc होल स्क्वायर। ठीक है, ये था केस 1। इसका मतलब बच्चा ध्यान से सुनो, ये हमारा वोल्टेज का फेजर डायग्राम है। तो ओवरऑल क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वोल्टेज लीड्स करंट। देखो वोल्टेज करंट से, ये करंट इधर ही होगा, तो वोल्टेज करंट से आगे जा रहा है, सो ओवरऑल हम क्या बोल देंगे, वोल्टेज लीड्स करंट बाय phi। समझ आ रहा है? अच्छा ये कब होगा, जब VL इज ग्रेटर देन VC होगा। कंडीशन अप्लाई, यहां पे स्टार बना देता हूं, कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन है, अगर इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के वोल्टेज ड्रॉप से बड़ा है तो वोल्टेज आए। अरे सीधी सी बात है, देखो यहां पे इंडक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, इंडक्टर क्या करता है वोल्टेज को आगे रखता है, खत्म कहानी। इतना याद रखो कि जो बड़ा वो डोमिनेंट,
इंडक्टर बढ़ा, इंडक्टर का असर बढ़ा, इंडक्टर क्या करता है, करंट को पकड़ के रखता है, वोल्टेज को आगे जान देता है, सो वोल्टेज आगे चला गया। क्लियर? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यूज में आगे पीछे हो जाएगा। चलो 1 2 3 गो। अब अच्छा सेकंड कंडीशन में क्या ले रहा हूं, इफ Vc is greater than VL, अगर कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के वोल्टेज ड्रॉप से बड़ा हो गया तो, या तो फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये चीज कब होगी, जब ये होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अब ये डायग्राम था जब तीनों सर्किट सीरीज में थी, तब ये था। हमने क्या देखा था कि इसमें से आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो बच्चा लोग, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो क्या वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये रेजिस्टर, बड़ा कौन है एक्सएल, सॉरी एक्सी, छोटा कौन है एक्सएल। तो हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर एडिशन, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि ओवरऑल हमारा वेक्टर इधर आ जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल। सही है? और अगर इसको देखते हुए वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाऊं, ये आर, तो इधर आ जाएगा वी आर, ये एक्सएल माइनस एक्सी, तो यहां पे आ जाएगा वीसी माइनस वीएल। बहुत आसान है, बड़े में से छोटा माइनस। अब डोमिनेंट कैपेसिटर है, कैपेसिटर में वोल्टेज कम होता है, तो इसलिए हमने उसको नीचे ड्रॉ कर दिया। ठीक है? अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट वोल्टेज कहां आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज, और ये एंगल बनाएगा सेम वही का वही 5। ओके? अब अगर मैं यहां पे बोलूं तो इसका रिजल्टेंट इधर, और इसका रिजल्टेंट क्या कहलाता है, इंपीडेंस। वो भी 5 आएगा ना? हाँ, इसका रिजल्टेंट इंपीडेंस, एंड ये भी एंगल कितना बनाएगा, 5। क्लियर? अब देखो, ये जो डेरिवेशन है सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, खाली चेंज क्या होगा, Vc माइनस वी, बड़ा माइनस छोटा। बेटा ये दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी, रिजल्टेंट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सारी कहानी वही रहेगी, बस चेंज होगा खाली एलसी में। ठीक है? सिर्फ चेंज होगा C और L में। अच्छा बच्चा, एक चीज यहां पे नोट करके लिख लो, इंपीडेंस विल नॉट गेट अफेक्टेड वॉट एवर द कंडीशन इज। हम यहां पे क्या करते हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। अब आप छोटा माइनस बड़ा करो स्क्वायर करो, कि बड़ा माइनस छोटा करके स्क्वायर करो, कोई फर्क पड़ेगा? 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, दोनों का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 का स्क्वायर भी 1। इसीलिए इंपीडेंस विल नॉट गेट इफेक्टेड इफ व्हाट एवर द कंडीशन इज। इंडक्टर बड़ा हो कि कैपेसिटर बड़ा हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर हुई कहानी? तो इसमें क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिजल्टेंट, देखो ये भी फॉर्मूला ऐसी की ऐसी रहेगी, खाली यहां पे क्या हो जाएगा, C माइनस L हो जाएगा, और ये ऐसा का ऐसा ही। अब यहां पे जो वोल्टेज है, देखो देखो ध्यान से, रिजल्टेंट वोल्टेज कहां आ रहा है, VR के नीचे, यानी ये करंट और वोल्टेज पीछे जा रहा है, तो हम यहां पे क्या बोल देंगे, ओवरऑल वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5। वोल्टेज करंट से पीछे है कितना, 5। तो इंडक्टर बड़ा था, इंडक्टर डोमिनेंट था, तो वोल्टेज आगे था। कैपेसिटर बड़ा है तो कैपेसिटर डोमिनेंट होगा, कैपेसिटर वोल्टेज को पकड़ के रखता है, तो वोल्टेज पीछे चला गया, तो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड। समझ आया बच्चा लोग यहां तक? ओके, तो बच्चा लोग आखिरी और थर्ड कंडीशन, इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, या तो VL इज इक्वल टू VC।
अगर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम हो गया तो यही फेजर डायग्राम अब कैसा बन जाएगा, सॉरी, बस फिनिश। ये क्या हुआ बच्चा, अभी तक हम क्या कर देख रहे थे कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो माइनस करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, अकेला रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये जो सर्किट, ये जो कंडीशन है, ये बन जाएगी प्योरली रेजिस्टिव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्योरली रेजिस्टिव। सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गया था, जब हमने केस 1 देखा, जब इंडक्टर बड़ा था तो वो प्योरली इंडक्टिव है। वो सर्किट कैसे बिहेव कर रही है, प्योरली इंडक्टिव। ऑब्वियसली उसके कारण जो वोल्टेज, जो एंगल था 5, वो पहले से छोटा हो जाएगा। जो दूसरी कंडीशन देखी जिसमें कैपेसिटर डोमिनेंट था, वो क्या बन जाएगा, प्योरली कैपेसिटिव। और ये क्या बन जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव। इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं देगा अगर दोनों का इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम है तो। और जो वोल्टेज है उसका फेज कैसा आ जाएगा, ये। इसका मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप दोनों के अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल वोल्टेज जो है, पूरे सर्किट का वोल्टेज, वो सेम फेज में रहेगा करंट के। कैसा रहेगा, करंट के सेम फेज में रहेगा। यानी कि यहां पे आप बोल देंगे, देखो सबसे पहले मैं इसकी कहानी सुनाता हूं। इसमें क्या बदलाव आएगा, VC माइनस VL क्या हो जाएगा, जीरो। VC माइनस VL जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। ठीक है, क्या बचा यहां पे, ये I नॉट तो इसका था, ये गया, ये I नॉट स्क्वायर, ठीक है, I नॉट R स्क्वायर बचा यहां पे। मेरे हाथ मस्त काले काले हो गए। अब ये I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर, तो ध्यान से देखो, I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। यानी यहां क्या बचेगा, I नॉट स्क्वायर रूट के बाहर, R स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर। सो ये आ जाएगा V नॉट इज इक्वल टू I नॉट R। इसका मतलब इस केस का जो इंपीडेंस है वो अपने आप में रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। यही तो हम इंपीडेंस लेते हैं। सो इस केस में इंपीडेंस ही रेजिस्टेंस बन जाएगा, या रेजिस्टेंस ही पूरे सर्किट का इंपीडेंस बन जाएगा। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलते हैं। इसका मतलब अगर करंट I नॉट साइन ओमेगा t है तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं, पूरे सर्किट में V नॉट साइन ओमेगा t, जहां पे V नॉट इज इक्वल टू I नॉट R है। कहानी समझ आई। सो आप यहां पे बोल देंगे वोल्टेज इज इन द सेम फेज एज करंट। जिस फेज में करंट भाग रहा है उसी फेज में वोल्टेज भागेगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गई, समझ आया बच्चों। सो बस LCR सर्किट का कॉन्सेप्ट इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बच्चे लोग, आपको एक रेजिस्टर दे रखा है 3 ओम का, कैपेसिटर दे रखा है 500 माइक्रोफैराड का। इज इट 500? यस। और इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.16 हेनरी, ठीक है। और आपको करंट दिया हुआ है 10 sin 100t। आपको वोल्टेज फाइंड करना है, सप्लाई वोल्टेज फाइंड करना है। क्या क्या बोला हुआ है, फाइंड, सबसे पहले तो एक्सएल, एक्सी, जेड, फिर उसके बाद VR, VL, VC, कौन सा बचा, V नॉट भी चाहिए होगा हमको। V नॉट के बाद
8th नंबर VR, VL, VC, V0, XL, XC, Z, ये सप्लाई वोल्टेज, यहां पे हम लिख देंगे सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज को हम VT से डिनोट भी कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, क्लियर हुआ? और कुछ ढूंढना है, पावर फैक्टर। चलिए शुरू हो जाइए। पहले आप ही को ट्राई करना है, अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपने आप इसको ट्राई कीजिए। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू ये दे रखी है हमको ओमेगा टी, और एल की वैल्यू दे रखी है 0.16, तो इसका आंसर क्या आ गया 16 ओम। अच्छा XC फॉर्मूला होती है 1 बाय ओमेगा सी, 1/100 इंटू ओमेगा कितना है 500 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶, तो इसका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻², यानी इसका आंसर आ जाएगा 20 ओम। आया सबका आंसर 20 ओम। मैंने क्या किया, ये 2 जीरो देखो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो, 10⁻⁻⁶ प्लस 10⁻⁴, 10⁻⁻² उसको ऊपर ले आया तो 10⁻+2, और 1 डिवाइड बाय 5.2। क्लियर बच्चा लोग? इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि XC इज ग्रेटर देन XL, यानी ये कैसी सर्किट हो गई, प्योरली कैपेसिटिव। तो हम जो भी चीज देखेंगे वो कैपेसिटर को डोमिनेंट रखते हुए करेंगे। अब हमें क्या ढूंढना है, इंपीडेंस। क्या इंपीडेंस में कोई फर्क पड़ेगा XL XC के बड़े होने से? नहीं। XC माइनस XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, XC कितना आया 20 माइनस 16 4 का स्क्वायर, प्लस R कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 5। बोलो सही है? सही है। 5 ओम। आया सबका ये आंसर? नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो बच्चा रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो करंट के फेज में ही होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, VRT इज इक्वल टू IRT, सॉरी माय मिस्टेक, V0 sin ओमेगा टी। ओमेगा टी कितना 100t, तो क्या मैं इसकी जगह पे 100 लिख सकता हूं सेम फेज में। अच्छा V0 कितना हो जाएगा, मुझे V0 तो ढूंढना ही है। V0 इज इक्वल टू I0Z, पूरे सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज, पूरे सर्किट का मैक्सिमम करंट इनटू इंपेडेंस, यही होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू I0 कितना दे रखा है 10 इंटू इंपेडेंस 5, सो ये आंसर कितना आ गया 50 वॉट। 50 वॉट, सो VRT ये कितना हो गया 50 sin 100t। नेक्स्ट VL एट टाइम t, यहां कर लूं VL एट टाइम t क्या होगा V0 sin। अच्छा इंडक्टर के अंदर कौन आगे होता है, वोल्टेज, करंट को पकड़ के रखता है, तो वोल्टेज आगे, सो कितना आगे हो जाएगा 100t π/2 आगे प्लस 90। बोलो क्लियर हुआ, 90 डिग्री आगे। V0 की वैल्यू कितनी आ गई थी 50, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 50। समझ आ रहा है बच्चा? क्या ये आंसर आया सबका? ओके, VCT V0 sin ओमेगा t, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है, नहीं आता है। कैपेसिटर वोल्टेज पकड़ के रखता है, तो वोल्टेज पीछे मतलब -90। समझ आ रहा है? यहां तक सब कोई प्रॉब्लम? चलिए
ओके आगे क्या ढूंढना है? देखो VR VL VC हो गया, V नॉट हो गया, सप्लाई वोल्टेज। अच्छा बच्चा सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा? देखो सप्लाई वोल्टेज कैसे दिया जाता है? V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा अब यहाँ पे कौन बड़ा है? XC बड़ा है। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे? -5 देखा था, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट। हमने क्या देखा था? वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5। तो लैग्स मतलब पीछे, तो यहाँ पे माइनस। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट। V नॉट की वैल्यू कितनी है? 50 साइन ओमेगा टी मतलब 100t माइनस 5। बच्चा मुझे तो 5 ही ढूंढना है, तो 5 की फॉर्मूला हम देखा था, कहां लिखूं? बच्चा इसको मिटाऊं, मिटा दो। एक्सएल एक्सी को मिटाऊं। एक्सएल आया था 16। जिसने नहीं लिखा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हरी अप। वो क्वेश्चन ही मिटा था तो वो काम करना। पर लाइट का फोकस आ रहा है। ओके एक्सएल आ गया 16 ओम, एक्सी कितना आ गया है? 20 ओम। चलिए तो वैसे तो मुझे tan, देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? फाई की। अब हमने एक चीज देखा था, tan फाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, है ना? जो डोमिनेंट है माइनस जो छोटा है। सो एक्सी कितना था? 20 माइनस 16 अपॉन 3, 4/3। tan फाई इज इक्वल टू 4/3। बच्चा मैंने पहले भी आपको बताया था, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें tan मतलब ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, तो 4 के सामने वाला एंगल कितना होता है? 53 डिग्री। सो यहां से 5 कितना निकल के आ गया? 53। क्लियर हुआ? तो इधर क्या आ जाएगा? 100t माइनस 53। सो ये बन गया आपका सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज हो गया, 5 हो गया, लास्ट में क्या बचा? cos 5। पावर फैक्टर, ये कौन सा नंबर है? 9th नंबर। पावर फैक्टर मतलब cos 5। जरा ध्यान से देखो, ये 53 है, ये 5 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है 5। अब यहां से cos 5 निकालो, यानी cos 53 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो जाएगा 3/5। सही है? 0.6। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। सो बच्चा लोग देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। अब जेडब्ल्यू या नीट में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी तरीके के आते हैं। आपको बस सारी फॉर्मूलाज याद रखनी है एंड प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, नथिंग एल्स। तो बच्चा लोग आज का ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे की कुछ कहानी देखेंगे। थैंक यू।